हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। देखिएगा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट एनालिसिस करने में इतना समय क्यों लग गया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की मैंने वीडियो कल रिकॉर्ड कर दी थी और मैंने जो है कंपनी के जो CFO उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी, वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई थी और कुल मिलाकर मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। वो जो नोट्स टू अकाउंट के अंदर होनी चाहिए थी वो थी नहीं शामिल। तो जो चहल साहब है उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है उन चीज़ों को बताया मुझे और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन उन सब एक्सप्लेनेशन के बाद भी जो मेरी राय है कंपनी के बारे में वो जस की तस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल्स से जो है बदलने वाला है। मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ जो है क्लैरिफिकेशन जो है चाह रहा था, तो वो मैं आपको सबसे पहले उन्हीं क्लैरिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहली मेरी क्लैरिफिकेशन जो थी वो फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर थी। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जो चीज़ें नोट्स टू अकाउंट में मैं देखने की कोशिश कर रहा था वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो जिसके बारे में मैं कुछ क्लैरिटी चाह रहा था कोई भी रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाती तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस जो है सुधारने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा 43 करोड़ का इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट का जो फिगर है वो उसके अंदर एक 43 करोड़ की बहुत बड़ी फिगर है कंपनीज के रेवेन्यू के सामने देखें तो। ये फिगर्स देखिएगा पहले प्लस में थी, यानी कि इनकम में थी, क्योंकि अगर एक्सपेंसिस में आप माइनस का आइटम होते तो वो इनकम्स के होते हैं, लेकिन इस बार ये एक्सपेंसिस के ही आइटम्स हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है 43 करोड़। तो यहाँ पे देखिएगा मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता चलेगी कितना फिगर जो है इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट का और कितना इनका करेंसी लॉस है, यानी कि जो एक्सचेंज लॉस है, यानी कि जो इनकी कंपनी की जो पोजीशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हेज थे। अब उस हेजिंग की वजह से जो लॉस हुआ 43 करोड़ का, यानी कि जो इनके रेवेन्यूज आते हैं यूरोप से उसके सामने जो यूरो में पोजीशंस थी उसके कुछ करेंसी लॉस हैं, कुछ डॉलर्स के भी लॉस हैं। तो ये जो लॉसेज हैं वो 43 करोड़ के हैं। उसमें से कितना 43 करोड़ से कितना ब्याज है ये ब्रेकअप मेरे पास अभी भी उपलब्ध नहीं है, बट इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है लॉस का भी है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर हुई है। तो ये मेरा जो है पहला सवाल था। दूसरा मेरा जो डाउट आया था वो आया था बैलेंस शीट में। मैंने कहा जी आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है तो आप मुझे बैलेंस शीट की फिगर तो चाहिए थी ना। तो बैलेंस शीट की फिगर दिसंबर की फिगर थी नहीं, तो दिसंबर की जो फिगर थी वो बैलेंस शीट की दे ही नहीं रखी थी, जिससे कि मैं ये पता लगा सकूँ कि अगर इतना ब्याज दिया है तो लोन का अमाउंट कितना है, तो बोरोइंग्स कितनी है। तो वो फिगर भी मिसिंग थी और लोन्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं और ये फिगर मिसिंग थी, जिससे मेरा डाउट और ज़्यादा गहरा रहा था कि भाई कितना बड़ा लोन ले लिया इन्होंने अगर 43 करोड़ का एक ही क्वार्टर में इंटरेस्ट दिया है, जबकि ये कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत ही सस्ते रेट पे होती हैं। अगर मैं मतलब उसको नॉर्मल बहुत सस्ते ले लेता, मान लीजिएगा 43 करोड़ को मैं मान लेता कि भाई 5% पे है, तो लोन की जो फिगर निकल के आती वो तो बहुत बड़ी फिगर आती, वो तो 8,000 करोड़ की फिगर आ जाती। और अगर मैं 5% पे ले लेता तो हालांकि जो फिगर है वो बोरोइंग्स की नहीं है, कुछ करेंसी लॉस है, लेकिन करेंसी लॉस कितना है ये पता लगाना मुश्किल है। बट इस कंपनी के जो इस बार के जो रिजल्ट्स हैं उसमें कुछ जो है डाउट जो है हमारा क्रिएट हो रहा है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब रही है इस क्वार्टर में। और कॉन्फ्रेंस कॉल है मंडे को, उसके बाद जो है ज़्यादा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो पाएगी। और मेरा ये तो था ही। और दूसरा जो है मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 11% पर जो है चले गए हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ख़राब हुए हैं। और इसके अलावा जो पिगमेंट बिजनेस है वो बिल्कुल जो है बैठ गया है इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि साइक्लिकल तो है वो, लेकिन इतना बुरी तरीके से बैठेगा उसकी उम्मीद नहीं थी हमें। और अब हम चर्चा करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट देखिएगा 639 करोड़ के रेवेन्यूज़ के सामने रेवेन्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास 553 करोड़ के, और उसके सामने जो इनकम्स हैं, जो ब्याज की इनकम आती है 26 करोड़ और 23 करोड़ की इनकम, ये जनरली इसमें से इंटरेस्ट इनकम का फिगर है जो मेग मनी फाइन कैम के में से जो इनको मिलता है। ये देखिएगा हमेशा से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंता का कारण रहा है कि भाई आपकी कंपनी आज सब्सिडरी तो रही नहीं है, तो फिर आपके पैसे के ऊपर दूसरी कंपनी मौज कैसे कर सकती है, क्योंकि कंसेशनल रेट पर आपको पैसा मिला हुआ है वो आपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और आपने भी कंसेशनल रेट में थोड़ा सा ही एडिशन किया है। तो बाजार भाव में जो सबसे लोएस्ट रेंज होती है मार्केट प्राइस की, उस रेट के ऊपर जो है
फंडिंग हो रखी है और जिसका पूरा बेनिफिट जो है मेक मनी फाइनकैम को मिल रहा है। आज की डेट में दोनों कंपनीज के बीच में कोई भी सब्सिडरी होल्डिंग की रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बड़े सब जो इन्वेस्टर्स हैं सवाल करते ही हैं। और जब आप खुद जो है 23 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हो और वहाँ पे 43 करोड़ की जो आप फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हो, तो एक चिंता का विषय जो है रहता है। और यहाँ पर जो रिजल्ट जो साउंड कर रहे हैं वो कुछ जो है इसी तरीके से जो है थोड़ा सा मतलब चिंता वाले जो है एक कॉशियस व्यू जो है क्रिएट कर रहे हैं, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट कम नहीं है क्योंकि 427 में से पहले 45 करोड़ की इन्वेंट्री एडजस्ट हुई थी, तो 427 में से अगर 45 करोड़ की इन्वेंट्री को एडजस्ट करोगे तो 380 करोड़ के आसपास की फिगर बनती है। इसमें जो इन्वेंट्री है वो प्लस वाली है, तो 322 में 25 जोड़ेंगे तो 350, यानी कि सेल घटने के बाद भी आपकी महंगाई की मार आपको पड़ रही है। और फाइनेंस कॉस्ट में तो देखिएगा आप ये समझ सकते हैं 43 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप में एक चिंता का जो है कारण यहाँ पे बयां हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसको हालांकि वन टाइम कॉस्ट बोल सकते हैं, और इसके बाद भी देखिएगा मेरे जो डाउट्स हैं वो हैं। और देखिएगा अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने तरीके से कम हो जाएं, मतलब 116 करोड़ हो जाएं, थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं। ऐसे इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट को अदर एक्सपेंसेस की फिगर 116 करोड़ है, चिंता का कारण है। चिंता का कारण ये है कि भाई प्रोपोर्शनली फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं ज़्यादातर, और फ्यूल्स वगैरह के खर्चे घटे नहीं हैं इस क्वार्टर में, तो वो सब महंगे रहे हैं। तो इतने बुरे तरीके से आपने इंटरेस्ट कॉस्ट के बढ़ने का इम्पैक्ट कहीं इसमें तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे तो नहीं है जो अगले पीरियड में एडजस्ट होने वाले हों। तो इंटरेस्ट के जो खर्चे हैं उसके अलावा ये जो अदर एक्सपेंसेस घटे हैं, वैसे तो खुशी होनी चाहिए देख के, लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि भाई बिजनेस के साइज़ के हिसाब से खर्चे इतने अच्छे तरीके से कम नहीं होते हैं। तो ये भी मेरा एक कोशिश भी है, आप अपनी राय जो है रख सकते हैं। तो इसमें या तो बिज़नेस का साइज़ ही बहुत छोटा हो गया है कि भाई कुछ सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग ही बिल्कुल बंद रही है, तो हो सकता है कि इस तरीके के खर्चे कम हो जाए उस स्थिति में। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, अगर हम पीबीआईटी की बात करें तो पीबीटी की बात करें तो पीबीटी 92 करोड़ से घट के सीधा 26 करोड़ हो गया। तो 26 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस है, तो 26 करोड़ है। एक एक्सेप्शनल आइटम की फिगर डाल रखी है, इसका नोट्स टू अकाउंट पे चलते हैं। इसका नोट्स टू अकाउंट है नंबर 5। इनके गोदाम में 22 अक्टूबर 2022 के अंदर आग लगी, और जो था वेयर हाउस दहेज के अंदर, उस दहेज के अंदर इन्वेंट्री जलकर राख हो गई, और उसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा लॉस हुआ। जो लॉस इन्होंने असेस किया है 39.85, जो कंपनी के लिए भेजा इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया है। तो मैं इसकी फिगर देखना चाह रहा था कि भाई इसमें एक्सेप्शनल आइटम में कुछ अमाउंट तो हो, लेकिन कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे को जो मिली वो मैं आपको बताता हूँ। और जो है वो एक्सप्लेनेशन ये मिली है कि जितना लॉस हुआ है उतना ही हम क्लेम ले लेंगे, यानी कि पूरा क्लेम हमारा इंश्योर्ड है, तो इसलिए लॉस होने की कोई सवाल ही नहीं है, हमने नोट में डाल दिया। बट मेरा डाउट यहाँ पर भी है कि जब भी कभी लॉस होते हैं, चाहे वो फुली इंश्योर्ड लॉस हो, तो भी कुछ ना कुछ ऐसी खर्चे जो है करने पड़ते हैं कंपनी को जो कि आप हटा ही नहीं सकते। मान लीजिएगा कि जो पूरा इंश्योरेंस कवरेज है उसमें से कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कवरेज में नहीं आता है, या आग लगने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फुली इंश्योर्ड में कवर्ड तो होती हैं, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रोसेसिंग फीस या कुछ चार्जेस जो है लेती है। जैसे मान लीजिएगा आपकी गाड़ी का भी, आपने नई गाड़ी ली और उसका इंश्योरेंस करा लिया और उसमें कोई डैमेज हो गया, तब भी आप उसको अगर कैशलेस भी कराएंगे तब भी 1,500-2 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वो कंपनियां प्रोसेसिंग फ़ीस और उसकी जो जीएसटी है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो एक मिनिमम चार्जेस होते हैं उनकी, वो ले लेती हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फिकर होता तो हमारे को क्लियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती, और उस लॉस की असेसमेंट की भाई रिसीवेबल कितना है, दिया कितना है, वो फिगर्स जो है क्लियरली नहीं मेंशन की गई है। तो मेरे को जो है ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियरिटी में चाहिए होती हैं, वो क्लियरिटी नहीं है शायद, और इन्वेस्टर्स को भी वो क्लियरिटी होती तो ज़्यादा पसंद होती। तो 2 जगह पर क्लियरिटी नहीं मिली, हालांकि मैं आपके पास क्लियरिटी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नोट्स टू अकाउंट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी कि कितना लॉस है। क्योंकि देखिएगा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं ना, उसमें नोट्स टू अकाउंट प्रेजेंट नहीं किए जाते। तो नोट्स टू अकाउंट प्रेजेंट नहीं होते तो आप उसको सबके जो नोट्स हैं कि भाई कितने रेवेन्यूज़ में कितना, या सब सेगमेंट वाइज नहीं होती है सारी चीज़ें कि भाई इसमें मान लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो कौन कौन सी डायरेक्टर को कितनी है, एम्प्लॉयज़ को कितनी है, वो सब फाइनल वाले में ब्रेकअप में होता है।
तो यहाँ पे वो चीज़ें मिसिंग थी, तो मुझे जो है चिंता होना लाजमी था। कंपनी की ईपीएस घट के 70 पैसे पे आ गई, 2 रुपये 67 पैसे से। और पिगमेंट डिवीजन ने बिल्कुल ख़राब किया। पिगमेंट में देखिएगा 107 करोड़ की सेल हुई 201 करोड़ के सामने। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो इनका नया प्रोजेक्ट है, नया जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ही जल्द आपको कमर्शियल प्रोडक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे उसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि वो कोई कंपनी इंडिया में बनाती नहीं है, और उसका फिनिश गुड्स बनने में ना जो प्रोसीजरल जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जो उस प्रोसेस को या ऑपरेशंस में जो माल बनता है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो क्वालिटी का बड़ा रिस्क होता है। तो इस क्वार्टर के अंदर वो बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहने वाला है कि अगर उसका रिजल्ट आ गया बढ़िया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड निकल के आ गया बढ़िया, तो भाई कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो रीरेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर वो नहीं चला या उसको बाजार ने एक्सेप्ट नहीं किया या उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी पिटाई आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एग्रोकेमिकल्स के अंदर 437 से 446 ये सेगमेंट अच्छा करता हुआ नजर आया। प्रॉफिट भी 72 करोड़ के सामने 87 करोड़ हुए, जबकि पिगमेंट में 12 करोड़ का लॉस कर लिया। तो उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद 43 करोड़ की आपकी फाइनेंस कॉस्ट की, जो मैनेजमेंट का मानना है कि वन टाइम कॉस्ट है, और बट इसमें से बड़ा हिस्सा वन टाइम कॉस्ट है, सारी तो नहीं होगी। और तो मेरे जो 3 डाउट है वो अभी भी जस के तस हैं, और वो जस के तस यही है कि कंपनी मेक मनी के पैसे के ऊपर एंजॉयमेंट मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड कर रही है। दूसरा कि जो फाइनेंस कॉस्ट है उसकी फिगर को सही तरीके से फिगर आउट करना चाहिए था, और जो कि नहीं है। तीसरी बात ये कि जो पिगमेंट है वो ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्लांट रेडी है अब, और मेरे ख्याल से कमर्शियल प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट भी 1-2 दिन में शायद आपको आती हुई नज़र आए, या हो सकता हो आ भी गई हो, मैंने चेक नहीं किए। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईपीएस कितनी है, 0.33, और ये ईपीएस पिछले बार के 2.69 के सामने लगभग 88% से भी ज़्यादा कम है। तो कुल मिलाकर जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही लोगों को बहुत ख़राब लग रहे होंगे, मुझे कहाँ से अच्छे लगेंगे। तो मेरा तो व्यू देखिएगा इंडिपेंडेंट होता है, जो मेरा व्यू है। अभी 105-106 रुपये के आसपास शेयर्स का भाव है। उस शेयर्स प्राइस के साथ अगर कोरिलेट करें तो हो सकता है कि आपको पेनफुल स्थिति अभी और देखने के लिए शेयर्स प्राइस में मिल सकती है, क्योंकि जो पैट मार्जिन्स हैं और जो क्लियरिटी है जो जनरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाहते हैं वो शायद कहीं पे मिसिंग है। तो थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं शेयर से निकलते हुए भी आपको मिल सकते हैं, और सभी फ्रंट्स के ऊपर रिजल्ट जो है आपको ख़राब ही नज़र आएंगे। बस एक सुकून वाली बात है कि जो मार्जिन्स हैं वो एग्रोकेमिकल्स में उम्मीद से बहुत बेहतर इन्होंने किया है, और उसमें कोई भी जो है मुझे संकोच नहीं है कहते हुए। लेकिन जो बाकी जगह है उन्होंने कंफर्ट किया है, एम्प्लॉय की कॉस्ट भी 9% कम कर ली है, अदर एक्सपेंसेस 21% कम कर लिए। तो उन सब के बावजूद जो फाइनेंस कॉस्ट है वो सबको उड़ा गई, और फाइनेंस कॉस्ट ने सारा प्रॉफिट उड़ा दिया है, जिसकी वजह से आपको ईपीएस में इतनी बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली है। तो जो कंसर्न्स है वो मेरे यहाँ पर भी आ रहे थे, भाई बैलेंस शीट आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हो तो भाई आज की डेट की दो ना, क्योंकि बैलेंस शीट में 3 महीने पहले की बैलेंस शीट का क्या करूँगा। तो वो कंपैरिजन के लिए चाहिए मुझे 3 महीने की बैलेंस शीट और पिछले साल की भी बैलेंस शीट, लेकिन अब यहाँ की बैलेंस शीट नहीं थी। तो शायद हो सकता है कि कंपनी इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्द जो है बीएससी एनएससी के फॉर्म पर उपलब्ध कराती हुई नजर आए। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का फोकस है वो यही था, क्योंकि मैं ये जो चीज़ देख रहा था कि 750 करोड़ का जो है इनका भी एक्सपेंशन है, और इस एक्सपेंशन में से भी कुछ एक्सपेंशन जो है अभी कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगले क्वार्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और उसके साथ साथ देखिएगा, जब ये लाइन मैंने पढ़ी कि लो कॉस्ट डेप्ट और इंटरनल एक्यूरल्स, यानी कि अपनी खुद की कमाई से और लो डेप्ट से करेंगे, और उसके साथ 43 करोड़ को देखा ना, मेरा दिमाग चकरा गया कि भाई ये क्या हो गया कंपनी में। तो अभी देखते हैं इसके बारे में कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कल क्या बातें होती है। बट कुल मिलाकर शेयर्स प्राइस के लिए नेगेटिव है, और हो सकता है कि शेयर प्राइस यहाँ से जो करंट प्राइस है यहाँ से 15 से 20% का डाउन साइज भी देख सकता है, और इवन 52 जो वीक लो है उसके आसपास तक भी शेयर्स प्राइस जाने की संभावना पूर्णतः बन सकती है, अगर कल कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई बड़ा सकारात्मक जवाब अगर इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है तो। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग 49.37 है, और अभी भी पब्लिक यानी कि रिटेल पब्लिक के पास ही ज़्यादा होल्डिंग है। एफआईआईज और डीआईआईज का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है,
ये देखने के लिए और हमने जाके देखा कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 1.27% होल्डिंग है, नवीन विश्वनाथ गड़िया जी, और गड़िया जी के पास अकेले ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1% से ज़्यादा होल्डिंग है। और अगर हम बाकी जगह पे भी जाने की कोशिश करें कि रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स के अलावा जो बाकी अगर हम दूसरे अकाउंट पर भी देखें तो यहाँ पे कोई बड़ी मेजर होल्डिंग किसी इंडिविजुअल लेवल पे एक ग्रुप के पास नहीं है। और जिन लोगों के पास 2 लाख तक की पेड अप कैपिटल रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, 1,23,335 लोग हैं। तो और जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा की नॉमिनल वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स ही 2 लाख से ज़्यादा है वो 40 लोग हैं, और जिनके पास 7.33% होल्डिंग है। तो ये शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है वो उम्मीद से काफ़ी ख़राब आए हैं, और बजट में उससे भी ज़्यादा हमें थोड़ी सी क्लैरिटी जो है शायद कल इन्वेस्टर कॉल में मिले। और इन्वेस्टर कॉल में अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा शेयर प्राइस सुधरे, लेकिन वो इन्वेस्टर कॉल कल बाजार बंद होने के बाद है, तो हो सकता है कि बाजार कल मॉर्निंग में एक अच्छा खासा नेगेटिव रिएक्शन इस शेयर प्राइस को देता हुआ नजर आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि पब्लिक के अंदर हैं वो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, और वो वैल्यू इन्वेस्टर्स जब शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वो इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। और केवल क्वार्टरली रिजल्ट्स में नहीं, जो जब चीज़ें अनसर्टन होती हैं शेयर बाजार में, एक सबसे खास बात ये है कि जब अनसर्टनिटी नज़र आती है या क्लियरिटी नज़र नहीं आती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली उस शेयर से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। एज ए डिस्क्लोजर, मेरे पास पर्सनल होल्डिंग के अंदर कुछ शेयर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स हैं बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। अगर शेयर्स का प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो अल्टीमेटली लॉस तो मुझे भी होगा। और वैसे मैंने आपके साथ जो चर्चा पहले भी कर ली है, मैं शेयर्स से जो है अपनी जो भी कैपिटल है वो सब शेयर्स से निकाल चुका हूँ। केवल मेरे पास जो भी शेयर्स पड़े वो प्रॉफिट मात्र के हैं, और कैपिटल मेरी इसके अंदर नहीं है इस समय पर। और ये मैंने आपके साथ शायद 1 या 1.5 साल पहले जब भी मैं एग्जिट किया था मैंने तभी मैंने आपको उसी दिन जो है इन्फॉर्म कर भी दिया था। तो ये अभी मैं इस कंपनी में निवेश के बारे में तभी सोचूंगा जब मैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड के जो कमर्शियल प्रोडक्शंस हैं वो अगर बढ़िया होता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है कंपनी में, तो फिर देखिएगा ये कंपनी एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। लेकिन मैं उसके लिए भी वेट करूंगा, कोई जल्दबाजी मैं नहीं करने वाला। मुझे क्लियरिटी चाहिए, जब मुझे क्लियरिटी मिलेगी तो मैं कंपनी में दोबारा भी निवेश करने का प्लान कर सकता हूँ। बट अभी मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को अवॉइड कर रहा हूँ, और मैं ना इसमें बाय कर रहा हूँ ना मैं सेल कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास होल्डिंग है मैं उसको बेचने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करूँगा, और इसके साथ साथ जो मैं भी कोई खरीदने की जल्दबाजी भी नहीं करूँगा। और शेयर्स के प्राइस 80 रुपये के आसपास आएंगे, मैनेजमेंट की क्लैरिटी आएगी 80-85 रुपये के आसपास। तो बहुत लोग जो है थोड़ा हंसने लगते हैं, अरे सर ये प्राइस नहीं आते हैं, आप हर शेयर्स का प्राइस नीचे की तरफ बता देते हो, वो प्राइस आते नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले मेग मनी ऑर्गेनिक्स का तो नहीं, लेकिन एक कंपनी का केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की एक कंपनी का शेयर प्राइस बोला था 2 दिन पहले कि भाई साहब ये प्राइस आ सकता है, वो कल ही प्राइस आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस आते नहीं है, बट मैं हो सकता है कि जो मेरा खरीदने के जो प्राइस हैं वो शायद थोड़ा नीचे की तरफ मैं आकर्षित रहता हूँ, भाई मुझे सही भाव पे चीज़ मिल जाए। और जहाँ पे मुझे कंफर्ट होता है, आपको पता है जब डीमर्जर हुआ तो मुझे पता था कि डीमर्जर की वैल्यू है, इसमें वैल्यू अनलॉक होगी। तो मैं देखिएगा इसी शेयर्स के ऊपर क्या सुपर बुलिश था, आप लोगों के साथ भी खूब चर्चा की, और भैया प्रॉफिट लिया, जेब में काटा। आपको भी सबको बोला भाई देखो हाईएस्ट प्राइस के ऊपर शेयर प्राइस है भाई, जिसको प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लो, निकल जाओ। अब देखिएगा वो सबके ऊपर होती है, हम सबका अपना व्यू होता है। तो मैंने जो राय अपने लिए रखी थी वो आपको साथ साझा की थी कि भाई मैं एग्जिट कर गया हूँ, और मैं एंट्री करने में भी गुरेज नहीं करूँगा। देखिएगा मैं तो भाव भगवान है, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मुझे सही भाव मिलेगा तो मैं हो सकता दोबारा भी एंट्री करूँ, बट मुझे क्लियरिटी चाहिए अब इस कंपनी में। मैं अभी इसमें जो 750 करोड़ का जो एक्सपेंशन है उसको देख के निवेश करने के मूड में नहीं हूँ। रीज़न ये कि देखिएगा जो नैनो यूरिया का प्लांट है, उस नैनो यूरिया का प्लांट बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी कुछ फार्मर से भी बात हुई और कुछ मार्केट के जो जानने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि इसमें क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकता? बोले जी बिल्कुल हो सकता है, जब नैनो यूरिया आएगी तो प्राइस कैप कभी भी लगा सकती है सरकार। दूसरी बात है कि हमारी जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा फार्मर्स को मद्देनजर रखते हुए होती है। तो फार्मर्स के लिए कुछ भी एंटी फार्मर होता है वो शायद चलता नहीं है। तो जो मार्जिन्स हैं वो नैनो यूरिया में शुरू में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन क्या एंट्री बैरियर होगा? इंडिया में बहुत बहुत बड़ी फार्मर जो ऐसी जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं वो बेशुमार हैं।
तो कोई भी कंपनी उसमें एंट्री कर सकती है। तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म तक एक एंट्री बैरियर रहने वाला है। तो मार्जिन्स अगर नैनो यूरिया से आएंगे भी तो वो 2-3 क्वार्टर ही या 4 क्वार्टर पर ही आएंगे। उसके बाद जो है बहुत बड़े दिग्गज फर्टिलाइजर्स के गवर्नमेंट में भी और नॉन गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के अंदर उम्मीदें हैं, हमें वो लगती हैं। तो वो हमारे कंसर्न्स हैं। तो जो यूरिया मल्टीपर्पज़ प्लांट जो एग्रो में वो ठीक है, कंफर्ट है हमारा। लेकिन अभी जिस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं, क्योंकि टाइटेनियम के अंदर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो गई तो शेयर यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन अगर वो फ्रूटफुल नहीं हुई तो शेयर्स के प्राइस के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। जैसे भी हमने इस क्वार्टर में 43 करोड़ रुपीज़ के फाइनेंस चार्ज देखे, हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्लांट सही तरीके से रन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो टेक्निकलिटी है, जो उस प्रोडक्शन में जो टेक्निकलिटी है वो बहुत हाई लेवल की है, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो कंपनी का शेयर हीरो बन जाएगा। और अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो जो पैसे कंपनी के लगे हैं वो फंस जाएंगे और उसकी वजह से फिर कंपनी की फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो रिस्क और रिवार्ड दोनों देखिएगा शेयर बाजार में होते हैं। उन सब के एंगल से मैंने आपके साथ चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आपके सबके मन के सवाल हो गए होंगे। आप क्लियर कट सवाल मेरे से पूछोगे, सर ये किस भाव पे शेयर सही है। तो भाई अभी मेरे लिए जब तक मुझे क्लियरिटी नहीं आएगी, अभी मेरे लिए भाव इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं जो भी कोई निवेश इसमें करूँगा तो मुझे क्लियरिटी के बाद ही मैं करूँगा। और मुझे लग रहा है कि जो रिएक्शन है शेयर बाजार में शायद थोड़ा सा नेगेटिव ही आपको देखने के लिए मिले। तो जो भी मेरे व्यू हैं वो आपको पता है कि मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और पिछले 1-1.5 साल से देखिएगा मैं इसके रिजल्ट एनालिसिस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो भी आपको साथ साथ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस बिल्कुल सटीक, सीधी बात, नो बकवास वाली बात हम करते हैं। तो जो भी मेरा फोकस होता है वो हमेशा इन्वेस्टर सेंट्रिक होता है। जैसे मैं खुद अपने निवेश के बारे में सोचता हूँ उसी तरीके की मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को भी सेम व्यू जो मेरे मन में है, जो मेरे विचार मन में है, जो मैं खुद उसके बारे में सोचता हूँ, वही विचार मैं आपके साथ साझा करूँ। पर ये जरूरी नहीं कि मैं हर बार ठीक हूँ, मैं गलत भी होता हूँ, ठीक भी होता हूँ। बट आप अपने विवेक का यूज़ करिए भाई, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, खुद भी किताबें पढ़िए, खुद भी ज्ञान इकट्ठा कीजिए। तो इस वीडियो को केवल एक नॉलेज का सोर्स मानते हुए ही रखिए। नॉलेज में अगर कहीं कुछ खामी हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगे तो बताना मेरे को। और मुझे इस शेयर से खुशी है कि मेरे साथ जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़े उन्होंने सब ने बहुत अच्छे पैसे इस शेयर से कमाए। अब देखिए भाई साहब, अगर किसी ने खुद ही बहुत बड़ी गलती कर दी हो, ब्लेंडर मिस्टेक कर दी हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिएगा मैंने तो आपको सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट दोनों जो है अपने जिस तरीके से एंट्री एग्जिट की थी सब आपके साथ शेयर की। और कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी जो है हमने हिम्मत दिखाई और वो चीज़ें भी जो है बड़ी कारगर रही। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।